स्वागत है। आज हमारे पास द पिक्सार ब्लूप्रिंट नाम के एक दस्तावेज से कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें हैं। ये स्रोत बताते हैं कि पिक्सार जैसी रचनात्मक कंपनी सिर्फ संयोग से नहीं बनती, उसे बहुत सोच समझकर, मतलब एक इंजीनियर की तरह सटीकता से और एक कलाकार की आत्मा से बनाया जाता है। तो आज हम इसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि पिक्सार ने अपनी रचनात्मकता की नींव कैसे रखी, कैसे वो नए और नाजुक विचारों को डर से बचाते हैं, और सबसे जरूरी कि इतनी सफलता के बाद भी वो खुद को बासी होने से कैसे रोकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, मतलब नींव से। स्रोत बताते हैं कि पिक्सार की नींव एड कैटमुल की शुरुआती यात्रा और उनके संघर्षों पर रखी गई थी। और यहाँ एक बात तो साफ है कि महान कंपनियां अचानक नहीं बनती, उन्हें डिजाइन किया जाता है। पर यह सिर्फ एक अच्छी सोच से तो ज्यादा है ना। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी नींव का जो मूल सिद्धांत था वो था टेक्नोलॉजी, कला और लोक। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये एक समीकरण था जिसमें तीनों का वजन बराबर था। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि उनकी पहचान बनाने का एक तरीका था। लेकिन असल दुनिया में तो इन तीनों में हमेशा टकराव होता होगा। मतलब टेक्नोलॉजी की अपनी सीमाएं होती हैं, कलाकारों की अपनी कल्पनाएं और लोगों के अपने अहंकार। हाँ, होता है। और स्रोत में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है। शुरुआती दिनों में जब कंप्यूटर एनिमेशन नया नया था, तो जो एनिमेटर थे वो चाहते थे कि किरदार गणितीय रूप से बिल्कुल सटीक चले, क्योंकि कंप्यूटर वही सबसे अच्छा कर सकता था। लेकिन कलाकारों का कहना था कि इससे किरदारों की भावनाएं खत्म हो रही हैं, वो रोबोट जैसे लग रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे उनकी नींव का असली टेस्ट हुआ। हाँ, और समाधान ये था कि टेक्नोलॉजी को कला की सेवा में लगाया गया, न कि उसे नियंत्रित करने के लिए। उन्होंने ऐसे नए टूल बनाए जिससे कलाकारों को कंप्यूटर पर ज्यादा रचनात्मक नियंत्रण मिला, ताकि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी कला को बेहतर बनाने के लिए कर सकें। और इसी नींव में एक और बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि वे छोटी मोटी जल्दी मिलने वाली सफलताओं के पीछे नहीं भागे। उनका लक्ष्य लंबा और स्थायी था। ऐसा लगता है जैसे वो एक मैराथन की तैयारी कर रहे थे, 100 मीटर की दौड़ की नहीं। बिल्कुल। और ये एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जुड़ता है। जब आप एक ऐसी पहचान बनाते हैं जो रचनात्मकता को हर चीज से ऊपर रखती है, तो आप स्वाभाविक रूप से उन लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं जो उस पहचान को मजबूत करें, न कि सिर्फ अगली तिमाही के मुनाफे को। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। पिक्सार ने समझा कि एक महान फिल्म बनाने में सालों लग सकते हैं और उस प्रक्रिया को जल्दबाजी में खत्म नहीं किया जा सकता। ये नींव की बात तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक मजबूत नींव पर भी अगर आप गलत इमारत बनाएं तो वो ढह जाएगी। मेरा मतलब है, अच्छे लोगों और अच्छी टेक्नोलॉजी के बाद भी तो बुरे आइडियाज आ सकते हैं, बल्कि ज्यादातर शुरुआती आइडियाज तो अधूरे ही होते हैं। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और ये हमें पिक्सार के दूसरे सिद्धांत पर लाता है। स्रोत में इसे अगली बेबीज यानी बदसूरत बच्चों की सुरक्षा करना कहा गया है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब है कि कोई भी नया और बड़ा आइडिया, जैसे टॉय स्टोरी या अप, अपनी शुरुआती अवस्था में हमेशा अधूरा और बदसूरत होता है। बदसूरत बच्चे, ये सुनकर अजीब भी लगता है और सच भी। ये बात मुझे अपने पहले प्रोजेक्ट की याद दिलाती है। वो इतना अधूरा था कि किसी को दिखाने में भी डर लगता था। आप बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं। और यहीं पर एक मैनेजर की असली भूमिका सामने आती है। स्रोत के अनुसार मैनेजर का काम है इन बदसूरत बच्चों, मतलब शुरुआती विचारों को, और उन लोगों को जिनके पास ये विचार हैं, डर और नौकरशाही से बचाना, क्योंकि डर चुपचाप रचनात्मकता को मार देता है। पर ये करते कैसे हैं? सिर्फ अच्छा माहौल बनाने की बात कहना तो आसान है। क्या स्रोत में कोई ठोस तरीका बताया गया है, जैसे कि वो ब्रेन ट्रस्ट का जिक्र है? हाँ, यही इसका समाधान है, और ये बहुत बारीकी से बनाया गया है। ब्रेन ट्रस्ट पिक्सार के कल्चर का दिल है। ये अनुभवी निर्देशकों का एक समूह होता है जो किसी फिल्म के शुरुआती संस्करण को देखते हैं और उस पर खुलकर ईमानदारी से अपनी राय देते हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ब्रेन ट्रस्ट के पास कोई अधिकार नहीं होता। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब है। मतलब कंपनी के सबसे अनुभवी लोग अपना समय और दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन उनकी बात मानने की कोई मजबूरी नहीं है। हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, शक्ति और सलाह को अलग करने से ही ईमानदारी जिंदा रहती है। अगर फीडबैक देने वाले के पास प्रोजेक्ट बंद करने की ताकत हो, तो डायरेक्टर हमेशा बचाव की मुद्रा में रहेगा। वो अपनी कमजोरियां छिपाएगा। लेकिन जब उसे पता है कि अंतिम फैसला उसी का है, तो वो फीडबैक सुनने के लिए ज्यादा तैयार होता है।
तो ये एक तरह की सहयोगी प्रक्रिया बन जाती है, आलोचना नहीं। बिल्कुल। इसका मकसद आइडिया को मारना नहीं बल्कि उसे बेहतर बनाने में डायरेक्टर की मदद करना है। लेकिन क्या इससे ग्रुप थिंक का खतरा नहीं बढ़ जाता? अगर सारे बड़े डायरेक्टर एक ही तरह से सोचने लगें, तो क्या कोई नया और अलग आइडिया कभी पास हो पाएगा? ये एक बहुत बड़ा जोखिम है और वो इससे वाकिफ हैं। इसे रोकने के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं। पहला, फीडबैक हमेशा फिल्म पर होता है, फिल्म बनाने वाले पर नहीं। दूसरा, फीडबैक हमेशा विशिष्ट होना चाहिए। ये फिल्म बोरिंग है कहना मददगार नहीं है। तीसरे एक्ट में किरदार का मोटिवेशन समझ नहीं आ रहा कहना मददगार है। पर तीसरा वो कि डायरेक्टर की स्वायत्तता सबसे ऊपर है। हाँ, यही संतुलन है। और इसका दूसरा पहलू है असफलता को सीखने की एक प्रक्रिया के रूप में अपनाना। अगर लोग असफल होने से डरेंगे तो वे कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। इसी सिलसिले में स्रोत में द हिडन का भी जिक्र है, मतलब संगठन के अंदर की अनदेखी समस्याएं। ये तो और भी ज्यादा मुश्किल लगता है। जो समस्याएं दिख ही नहीं रही, उन्हें कोई कैसे हल करेगा? और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, हम उन समस्याओं को कैसे पहचानें जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं। इसका जवाब भी उसी खुलेपन और ईमानदारी के कल्चर में छिपा है। जब लोगों को यह भरोसा होता है कि वे बिना किसी सजा के डर के सच बोल सकते हैं, तो वे उन समस्याओं को भी सामने लाते हैं जो शायद ऊपर बैठे लोगों को दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है, तो एक मजबूत नींव और विचारों की सुरक्षा का एक सिस्टम। लेकिन फिर आप सफल हो जाते हैं, एक के बाद एक हिट फिल्में देते हैं, और तब आता है सबसे बड़ा दुश्मन, आत्मसंतुष्टि। स्रोत का तीसरा हिस्सा इसी बारे में है। ये तो शायद सबसे बड़ी चुनौती होगी। हाँ, क्योंकि सफलता अक्सर आत्मसंतुष्टि को जन्म देती है और ये रचनात्मकता के लिए जहर है। आप सोचने लगते हैं कि आपके पास एक सफल फॉर्मूला है और आप उसी को दोहराते रहते हैं। यहाँ मुख्य विचार यह है कि स्थायी रचनात्मकता के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसके लिए लगातार खुद को नए सिरे से गढ़ने की जरूरत होती है। स्रोत में नोट्स डे का एक उदाहरण दिया गया है। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैं हैरान रह गई। मतलब पूरी कंपनी का काम रोक देना सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये असल में प्रैक्टिकल है? आपका संदेह जायज है और यही इस कदम को इतना क्रांतिकारी बनाता है। नोट्स डे एक बहुत ही अनोखा प्रयोग था। पिक्सार ने एक दिन के लिए अपना पूरा प्रोडक्शन, मतलब अपनी अरबों डॉलर की मशीनरी को रोक दिया। वाह! कंपनी में हर किसी को, एनिमेटर से लेकर अकाउंटेंट तक, छोटे छोटे समूहों में बांटा गया और उन्हें कंपनी की प्रक्रियाओं, कल्चर और समस्याओं पर खुलकर चर्चा करने और फीडबैक देने के लिए कहा गया। तो इसका उद्देश्य वही था, अदृश्य समस्याओं को खोजना। बिल्कुल। ये तो एक तरह की संगठनात्मक विनम्रता है। मतलब ये मानना कि हम कितने भी सफल हों, हमें हमेशा सुधार की गुंजाइश है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, संगठनात्मक विनम्रता। ये कोई फॉर्मूला नहीं था, बल्कि एक सिस्टम था जिसे कंपनी में हर किसी से प्रतिक्रिया लेने और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये इस बात का सबूत है कि वे अपनी संस्कृति को खोए बिना लगातार अपनी प्रक्रियाओं को नया रूप देने के लिए तैयार थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ नींव बनाना और विचारों की रक्षा करना काफी नहीं है। आपको ऐसे सिस्टम भी बनाने होंगे जो उस इनोवेशन को हमेशा जिंदा रखें। ये एक सतत प्रक्रिया है, कोई मंजिल नहीं। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये एक अनिश्चित भविष्य के लिए तैयारी करने जैसा है। आप नहीं जानते कि आगे क्या चुनौतियां आएंगी, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आएगी या दर्शकों की पसंद कैसे बदलेगी। आप भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप एक ऐसी संस्कृति बना सकते हैं जो किसी भी चुनौती का सामना करने और उसके अनुकूल ढलने के लिए तैयार हो। तो आज पिक्सार के इस ब्लूप्रिंट को समझने के बाद ये साफ है कि रचनात्मकता कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये सही नींव, एक सुरक्षात्मक माहौल और लगातार सुधार की एक सोची समझी प्रक्रिया का नतीजा है। ये एक आर्किटेक्चर है जिसे ध्यान से बनाना और हर रोज संभालना पड़ता है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। पिक्सार के ये सिद्धांत सिर्फ अरबों डॉलर की एनिमेशन कंपनी पर ही लागू नहीं होते। ये सिद्धांत किसी व्यक्ति के अपनी निजी रचनात्मक काम या छोटे प्रोजेक्ट्स पर कैसे लागू हो सकते हैं। कोई अपनी व्यक्तिगत रचनात्मक प्रक्रिया से डर को कैसे हटा सकता है, अपने अगली बेबीज को कैसे बचा सकता है, और शायद सबसे जरूरी, कोई अपनी सफलता से सीखते हुए खुद का नोट्स डे कैसे आयोजित कर सकता है ताकि वो हमेशा बेहतर होता रहे। नमस्कार। सोचिए एक ऐसी कंपनी के बारे में जो लगातार पैसे गंवा रही थी, जिसके बनाए हुए प्रोडक्ट कोई खरीदना तक नहीं चाहता था, और जिसे, मतलब इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग
एक नाकामयाब एक्सपेरिमेंट मानते थे। और फिर वही कंपनी इतिहास की सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो बन जाती है। कैसे? यही कहानी आज हम समझने वाले हैं। हमारे पास आर्किटेक्टिंग द क्रिएटिव मशीन नाम की किताब के कुछ हिस्से हैं जो पिक्सार की कहानी पर आधारित है। आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है, इसका मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि पिक्सार ने क्या किया, बल्कि ये समझना है कि उन्होंने ये कैसे किया। हम ये देखेंगे कि रचनात्मकता कोई जादू नहीं है, बल्कि एक तरह की इंजीनियरिंग है। एक ऐसी मशीन बनाने की इंजीनियरिंग जिसमें से बेहतरीन आइडिया लगातार निकलते रहे। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब एक बहुत ही बुनियादी विचार से शुरू होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक बेहतरीन आइडिया से ही सब कुछ शुरू होता है, लेकिन पिक्सार की कहानी हमें कुछ और बताती है। वो ये कि एक बेहतरीन आइडिया से ज्यादा जरूरी है एक बेहतरीन माहौल बनाना। एक ऐसा माहौल जहां हजारों आइडिया जन्म ले सकें, आपस में टकराएं और उनमें से सबसे अच्छा आइडिया खुद ब खुद ऊपर आ जाए। तो चलिए इसी माहौल की नींव से शुरू करते हैं। स्रोत हमें पिक्सार की शुरुआत से भी पहले ले जाता है, उसके फाउंडर एड कैटमुल की सोच पर। उन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या देखी थी कि कलाकारों और इंजीनियरों को दो अलग अलग ग्रहों का प्राणी माना जाता था। सही बात है। एक तरफ आर्ट वाले, दूसरी तरफ टेक वाले, और दोनों के बीच जैसे एक दीवार खींची हुई थी। और ये दीवार सिर्फ सोच में नहीं थी, बल्कि ऑफिस के डिजाइन और कंपनी के स्ट्रक्चर में भी दिखती थी। उस जमाने में कलाकारों का काम था खूबसूरत चीजें बनाना, और इंजीनियरों का काम था तकनीकी समस्याओं को सुलझाना। दोनों को लगता था कि दूसरा उनके काम को समझ ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर पिक्सार ने कुछ बिल्कुल अलग किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों दुनियाएं अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पर असल में ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, क्या ये उतना ही मुश्किल नहीं होगा? मेरा मतलब है, ये दो बिल्कुल अलग सोचने के तरीके हैं। क्या शुरुआत में इससे बहुत ज्यादा टकराव या कंफ्यूजन नहीं हुआ? उन्होंने इस क्योस को संभाला कैसे? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यही तो असली बात है। उन्होंने क्योस को खत्म करने की कोशिश ही नहीं की। अच्छा। उन्होंने माना कि असली रचनात्मकता इसी टकराव से पैदा होती है। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प किस्सा है। जब पिक्सार अपना नया मेन ऑफिस बना रहा था, तो स्टीव जॉब्स चाहते थे कि बिल्डिंग में अलग अलग विंग हों। हाँ, एक एनिमेटर्स के लिए, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए, ऐसा कुछ। एग्जैक्टली। लेकिन एड कैटमुल और दूसरे लीडर्स ने इसका विरोध किया। अच्छा, क्यों? वो तो ज्यादा ऑर्गेनाइज लगता। उन्होंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग डिजाइन की, जिसके बीच में बहुत बड़ा खुला एरिया था, एक एट्रियम। ओके। और सारे वॉशरूम्स, कैफेज, मीटिंग रूम्स, सब कुछ उसी एट्रियम में रखे गए। ओके। इसका मकसद ये था कि चाहे कोई कलाकार हो या इंजीनियर, उसे दिन में कई बार उस सेंट्रल एरिया से गुजरना ही पड़ेगा। वो एक दूसरे से टकराएंगे, बात करेंगे और अनजाने में ही आइडिया शेयर करेंगे। वाह। उन्होंने जानबूझकर ऐसे मौके बनाए जहां अलग अलग सोच वाले लोग मिल सकें। वो टकराव को बुरा नहीं, जरूरी मानते थे। मतलब उन्होंने लोगों को साथ काम करने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि ऐसा माहौल बना दिया जहां साथ काम करना स्वाभाविक हो जाए। ये तो सच में आर्किटेक्चर है। लेकिन ये सब करने के लिए एक मजबूत नजरिए की जरूरत होती है, खासकर तब जब कंपनी की माली हालत ठीक ना हो। स्रोत बताता है कि पिक्सार की शुरुआत आसान नहीं थी। आसान तो बिल्कुल नहीं थी। वो सालों तक पैसे गंवा रहे थे। उन पर लगातार दबाव था कि वो जल्दी से कुछ बनाकर बेचें और पैसा कमाएं। लेकिन यहीं पर उन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत तय किए जिन्होंने उन्हें बचाया। उन्होंने तय किया कि वो शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए कभी भी कहानी की क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे। ओके। उन्होंने तय किया कि लोग हमेशा प्रोडक्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, और सबसे जरूरी, उन्होंने तय किया कि परफेक्शन से ज्यादा सीखने को अहमियत दी जाएगी। ये तीसरा पॉइंट, परफेक्शन पर सीखने को प्राथमिकता, ये थोड़ा और समझना चाहूंगे। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहली बार में ही सब कुछ सही करने का दबाव हटा दिया गया। उन्हें पता था कि उनकी पहली फिल्में शायद परफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन हर फिल्म उन्हें कुछ सिखाएगी। अच्छा। ये एक तरह से लॉन्ग टर्म सोच है। जो कंपनियां सिर्फ मुनाफे के पीछे भागती हैं, वो एक असफलता से बिखर सकती हैं, लेकिन जो कंपनियां सीखने पर ध्यान देती हैं, वो हर असफलता को एक सीढ़ी बना लेती हैं। मतलब ये लचीलेपन के बारे में है। हाँ बिल्कुल, एक मजबूत नींव बनाने के बारे में जो किसी भी तूफान में टिकी रहे। और इसी नींव पर उन्होंने अपना असली लक्ष्य बनाया।
स्रोत में एक लाइन है जो मेरे दिमाग में अटक गई है। असली लक्ष्य एक हिट फिल्म बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी कंपनी बनाना था जो बार बार शानदार फिल्में बना सके। ये सुनने में तो एक जैसा लगता है, पर इसमें बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। सोचिए, एक हिट तो तुक्का भी हो सकता है। सही बात है। किस्मत अच्छी थी, समय अच्छा था, फिल्म चल गई। लेकिन लगातार हिट फिल्में बनाना वो तुक्का नहीं हो सकता। नहीं। वो एक सिस्टम, एक प्रक्रिया की निशानी है। ये प्रोडक्ट बनाने से ज्यादा कल्चर बनाने पर ध्यान देने जैसा है। पिक्सार के लीडर्स ने ये समझा कि अगर वो एक फिल्म को हिट कराने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देंगे तो वो बस एक फिल्म ही बना पाएंगे। लेकिन अगर वो अपनी ऊर्जा एक ऐसी टीम और ऐसा कल्चर बनाने में लगाएंगे जहां रचनात्मकता को बढ़ावा मिले, तो वो टीम अनगिनत हिट फिल्में बना सकती है। प्रतिभा तो आज है, कल नहीं, लेकिन एक मजबूत कल्चर हमेशा बना रहता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये कल्चर, ये सिस्टम बनता कैसे है? ये सिर्फ दीवारों पर अच्छे अच्छे कोट्स लिखने से तो नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। ये रोजमर्रा के जानबूझकर लिए गए फैसलों से बनता है। जैसे उन्होंने तय किया कि हायरार्की, यानी कौन सीनियर है और कौन जूनियर, इससे ज्यादा जरूरी है कि सब खुलकर बात कर सकें। ओके। इसका मतलब था कि एक ट्रेनी एनिमेटर भी डायरेक्टर के आइडिया को चैलेंज कर सकता था और उसकी बात सुनी जाती थी। अच्छा। उन्होंने तय किया कि जब कोई गलती हो तो ये खोजने में समय बर्बाद नहीं करना है कि किसकी गलती है, बल्कि सारी ऊर्जा इस पर लगानी है कि समस्या को कैसे सुलझाया जाए। और एक और बड़ा बदलाव था, मीठी मीठी पोलाइट बातें करने की जगह सीधी और सच्ची बात को अहमियत दी गई। इसे रैडिकल कैंडर भी कहते हैं, है ना? जहां आप किसी की परवाह करते हैं, इसलिए उसे कड़वा सच भी बताते हैं। एग्जैक्टली। और इन सब चीजों से एक माहौल बनता है जिसे आज की भाषा में मनोवैज्ञानिक सुरक्षा या साइकोलॉजिकल सेफ्टी कहते हैं। साइकोलॉजिकल सेफ्टी, ये एक बहुत शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों को ये भरोसा होता है कि अगर वो कोई सवाल पूछेंगे, कोई आइडिया देंगे जो शायद बेवकूफ़ी भरा लगे, या किसी सीनियर से असहमति जताएंगे, तो उन्हें सजा नहीं मिलेगी। उन्हें बेइज्जत नहीं किया जाएगा। हाँ, ना उनकी नौकरी जाएगी, ना उन्हें बेइज्जत किया जाएगा। क्या इसका कोई असली उदाहरण है? मतलब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असल में कैसे काम करता है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उनकी मशहूर ब्रेन ट्रस्ट मीटिंग। ओह। सोचिए, टॉय स्टोरी 2 जब बन रही थी तो वो एक बड़ी गड़बड़ थी। कहानी काम नहीं कर रही थी, किरदार ठीक नहीं लग रहे थे, फिल्म लगभग बंद होने वाली थी। हाँ बिल्कुल। तब एक ब्रेन ट्रस्ट मीटिंग बुलाई गई जिसमें पिक्सार के सबसे अनुभवी डायरेक्टर्स और कहानीकार शामिल थे। उन्होंने फिल्म देखी और बिना किसी लाग लपेट के पूरी ईमानदारी से बताया कि क्या क्या गलत है। अच्छा। किसी ने फिल्म के डायरेक्टर पर इल्जाम नहीं लगाया, किसी ने ये नहीं कहा कि तुमने सब गड़बड़ कर दिया। सबने मिलकर बस प्रॉब्लम पर फोकस किया। उस एक मीटिंग ने फिल्म को बचाया और इसे एक क्लासिक बना दिया। वाओ। ये तभी हो सकता है जब लोगों को पता हो कि सच बोलने पर हमला नहीं होगा, बल्कि मदद मिलेगी। ये तो किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने काम की जगहों पर कितने अच्छे आइडियाज सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि लोग बोलने से डरते हैं। तो फिर इस तरह का सुरक्षित माहौल बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी सीधे सीधे लीडरशिप की है, और यहीं पर पिक्सार नेतृत्व की परिभाषा को ही बदल देता है। स्रोत कहता है कि एक लीडर का काम कंट्रोल करना या हुक्म चलाना नहीं है, बल्कि माहौल को डिजाइन करना है। माहौल को डिजाइन करना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक लीडर एक जनरल की तरह नहीं, बल्कि एक बगीचे के माली की तरह होता है। माली की तरह ये एनालॉजी बहुत दिलचस्प है। हाँ, माली खुद फूल नहीं खिलाता, वो बस ऐसी मिट्टी तैयार करता है, सही मात्रा में पानी देता है और खरपतवार हटाता है, ताकि पौधा खुद अपनी पूरी क्षमता से खिल सके। वैसे ही एक महान लीडर का काम खुद बेहतरीन आइडिया देना नहीं है, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जहां दूसरों के बेहतरीन आइडिया पनप सके। तो उनकी जिम्मेदारी है सिस्टम बनाना। हाँ, उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी प्रणालियां बनाएं जो समस्याओं को जल्दी सामने ले आएं, इससे पहले कि वो बड़ी हो जाएं। उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी टीम को बेकार की ब्यूरोक्रेसी और मीटिंग से बचाएं, ताकि वो अपने असली काम पर ध्यान दे सकें। और शायद सबसे मुश्किल काम, सफलता को अहंकार में बदलने से रोकना। बिल्कुल। जब आप सफल होते हैं तो ये सोचना बहुत आसान हो जाता है कि आप सब कुछ जानते हैं, और जिस पल ये अहंकार आता है, आप सीखना बंद कर देते हैं। सही बात है। एक अच्छे लीडर का काम ये सुनिश्चित करना है कि टीम हमेशा विनम्र और जिज्ञासु बनी रहे। तो संक्षेप में, महान नेता खुद समस्याओं को हल नहीं करते, वो ऐसी टीमें बनाते हैं जो मिलकर समस्याओं को हल कर सकें। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, खुली बातचीत, अच्छी लीडरशिप। लेकिन जब चीजें असल में गड़बड़ होती हैं, जब कोई प्रोजेक्ट फेल होता है, तब क्या? ज्यादातर कंपनियां तो किसी को बलि का बकरा बनाती हैं। पिक्सार ने यह कुछ बिल्कुल उल्टा किया है।
उन्होंने असफलता को एक आपदा के रूप में नहीं, बल्कि एक डेटा पॉइंट के रूप में देखा। डेटा पॉइंट? हाँ, हर विफलता में सीखने के लिए कुछ था। जब कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा नहीं करती थी या प्रोडक्शन में कोई बड़ी तकनीकी गड़बड़ हो जाती थी, तो उसे छुपाया नहीं जाता था, बल्कि उस पर खुलकर चर्चा होती थी। उसका विश्लेषण किया जाता था और उससे सीखा जाता था, ताकि वही गलती दोबारा ना हो। तो एक तरह से वो असफलता को भविष्य के लिए एक निवेश की तरह देखते थे। बिल्कुल, ये मानसिकता बहुत महत्वपूर्ण है। जब गलतियों को छिपाया जाता है तो वो बार बार होती हैं, क्योंकि किसी ने उनसे कुछ सीखा ही नहीं। लेकिन जब उन पर खुलकर चर्चा होती है तो वे विकास का जरिया बन जाती हैं। डर के माहौल में लोग गलतियां छिपाते हैं और इससे कंपनी अंदर से खोखली हो जाती है। स्रोत का सार यह है कि असफलता केवल तभी घातक होती है जब कोई संगठन उससे सीखने से इनकार कर दे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो पिक्सार की इस क्रिएटिव मशीन के पीछे का दर्शन क्या है? कुछ मुख्य बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, रचनात्मकता बहुत नाजुक होती है। ये एक छोटे से पौधे की तरह है जिसे लगातार देखभाल और सुरक्षा की जरूरत होती है। उसे आलोचना के तूफान से और अहंकार के धूप से बचाना पड़ता है। दूसरी बात, कल्चर सिर्फ नारों या पोस्टरों से नहीं बनता। इसे हर रोज, हर मीटिंग में, हर फैसले के साथ जानबूझकर डिजाइन करना पड़ता है। ओके। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, विश्वास और स्पष्टवादिता वो ईंधन है जिनसे नवाचार की गाड़ी चलती है। बिना विश्वास के लोग जोखिम नहीं लेंगे और बिना स्पष्टवादिता के आप कभी सच नहीं जान पाएंगे। तो अंत में पिक्सार की सफलता की कहानी तकनीक या एनिमेशन के बारे में उतनी नहीं है जितनी कि इंसानी रिश्तों और सहयोग के बारे में है। ये लोगों के एक साथ काम करने की वास्तुकला है। बिल्कुल, जैसा कि स्रोत में कहा गया है, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, एक बेहतरीन उत्पाद बनाने पर ध्यान केंद्रित ना करें, एक बेहतरीन कंपनी बनाने पर ध्यान केंद्रित करें जो बार बार बेहतरीन उत्पाद बना सके। यही असली लक्ष्य है और बाकी सब कुछ इसी से निकलता है। तो आज के इस चर्चा से हमने पिक्सार की सफलता के पीछे की इंजीनियरिंग को समझा। ये सिर्फ अच्छी कहानियां सुनाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी संस्कृति बनाने के बारे में है जहां अच्छी कहानियां खुद ब खुद जन्म लेती हैं। मुख्य बातें एकदम साफ हैं। रचनात्मकता एक टीम का खेल है, किसी अकेले जीनियस का नहीं। एक मजबूत नींव शुरुआती सफलता से कहीं ज्यादा मायने रखती है। और लीडरशिप का असली काम कमांड करना नहीं, बल्कि रचनात्मकता के लिए एक सुरक्षित और उपजाऊ माहौल बनाना है। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे जिस पर आगे सोचा जा सकता है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि सफलता अहंकार को जन्म दे सकती है और अहंकार रचनात्मकता का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो विचार ये है, जब कोई संगठन या टीम सफल हो जाती है तो वो कौन से छोटे छोटे सूक्ष्म संकेत हैं जो ये बताते हैं कि उसकी संस्कृति अहंकार की ओर बढ़ रही है। वो कौन सी आदतें हैं जो दिखाती हैं कि वो उन सिद्धांतों को भूल रही हैं जिन्होंने उसे पहली बार सफल बनाया था। तो आज हम क्रिएटिविटी के किले में, आप कह सकती हैं, एक तरह से घुसने की कोशिश करेंगे और हमारा नक्शा होंगे पिक्सार की कार्य संस्कृति पर आधारित कुछ नोट्स जो शायद दुनिया की सबसे इनोवेटिव कहानी कहने वाली कंपनियों में से एक है। तो आज का मिशन बिल्कुल साफ है। पहले तो ये समझना कि ये कंपनी नए, नाजुक और अक्सर अजीब लगने वाले विचारों को मरने से कैसे बचाती है। और फिर जो शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है, हाँ, कि जब आप सफलता के शिखर पे पहुंच जाते हैं तो उस रचनात्मक आग को बुझने से कैसे रोकते हैं। सही बात है। ये सब में दो अलग अलग चुनौतियां हैं। हाँ, पहली है शुरुआत की, जब आइडिया एक छोटे से पौधे की तरह होता है। हाँ, जिसे बचाने की जरूरत है। बिल्कुल। और दूसरी चुनौती है सफलता के बाद की, जब आपका बगीचा इतना बड़ा हो जाता है कि मतलब उसमें जंगली घास उगने लगती है। आत्मसंतुष्टि और नौकरशाही जैसी घास। एग्जैक्टली। और हमारे स्रोत इन्हीं दोनों से निपटने के लिए पिक्सार के बनाए सिस्टम पर एक गहरी नजर डालते हैं। चलिए, तो फिर पहले हिस्से से शुरू करते हैं, रचनात्मकता, डर और असफलता को संभालना। हाँ। स्रोतों में एक बहुत मजेदार शब्द इस्तेमाल हुआ है जो मेरे दिमाग में अटक सा गया है, अगली बेबी। हाँ, सुनने में अजीब है पर इसकी गहराई गजब की है। उनका कहना है कि हर महान आइडिया, चाहे वो फिल्म हो, कोई टेक्नोलॉजी हो या कोई बिजनेस प्लान, शुरुआत में एक अगली बेबी ही होता है। मतलब बदसूरत बच्चा। हाँ, वो पूरी तरह बना नहीं होता, उसमें खामियां होती हैं, वो थोड़ा अजीब दिखता है और इसीलिए उसे मारना बहुत आसान होता है। अच्छा। कोई भी उस पर उंगली उठाकर कह सकता है, अरे इसकी तो नाक ही टेढ़ी है। और ज्यादातर कंपनियां यही गलती करती हैं,
वो उस अगली बेबी को तुरंत जज करने लगती हैं। बिल्कुल, लेकिन पिक्सार का नजरिया वो बिल्कुल अलग था। सोर्स कहता है कि वो ये नहीं पूछते थे कि क्या ये आइडिया अच्छा है, वो पूछते थे हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। और ये छोटा सा बदलाव ही सब कुछ बदल देता है। सब कुछ। ये मानसिकता का सवाल है। क्या ये अच्छा है? एक जजमेंट है, एक फैसला है जो बातचीत को खत्म कर देता है। सही है। लेकिन इसे बेहतर कैसे बनाएं? एक न्योता है, एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस की शुरुआत है। ये उस नए आइडिया को सांस लेने की जगह देता है। बिल्कुल। समस्या कभी भी अच्छे विचारों की कमी नहीं होती। समस्या उस माहौल की होती है जो उन विचारों को पैदा होते ही मार देता है। और इसी माहौल को बनाने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम है ब्रेन ट्रस्ट। अब पहली नजर में तो ये एक आम फीडबैक मीटिंग जैसा लगता है, लेकिन इसमें एक ऐसा पेंच है जो इसे खास बनाता है। क्या? और वो पेंच ही इसका सीक्रेट सॉस है। देखिए, ब्रेन ट्रस्ट में कंपनी के सबसे अनुभवी डायरेक्टर्स और कहानीकार होते हैं। उनका काम है पूरी कड़वी ईमानदारी से फीडबैक देना। ठीक है। वो आपको सब बताते हैं, आपकी कहानी कहाँ काम नहीं कर रही, किरदार कहाँ झूठा लग रहा है या मजाक कहाँ फीका पड़ रहा है। लेकिन, और ये सबसे जरूरी लेकिन है, उनके पास आपकी फिल्म में एक भी बदलाव को जबरदस्ती लागू करवाने का कोई अधिकार नहीं होता। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी उलझा रही है। मतलब कंपनी के सबसे बड़े लोग आपको सलाह दे रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो उसे नजरअंदाज कर सकती हैं। ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसे डायरेक्टर्स का ईगो हर्ट नहीं होता? ये एक शानदार सवाल है और यहीं पर हमें फीडबैक और अधिकार के अलगाव की खूबसूरती समझ आती है। जब आप अधिकार को हटा देते हैं ना, तो राजनीति खत्म हो जाती है। अच्छा। अब ब्रेन ट्रस्ट के सदस्य ये सोचकर फीडबैक नहीं दे रहे कि मैं बॉस हूं, मेरी बात मानो। वो सिर्फ कहानी को बेहतर बनाने के इरादे से बात कर रहे हैं। और जो डायरेक्टर है, और दूसरी तरफ जो डायरेक्टर फीडबैक ले रहा है वो डिफेंसिव नहीं होता। उसे पता है कि अंतिम फैसला उसी का है, तो वो खुले दिमाग से सुनता है। बिल्कुल, हर बात को। तो ये पूरी तरह से भरोसे पर आधारित एक सिस्टम है। बिल्कुल। डायरेक्टर को ब्रेन टेस्ट की नीयत पर भरोसा करना होता है और ब्रेन टेस्ट को डायरेक्टर की काबिलियत पर। ये एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का माहौल बनाता है। सोचिए, आपने 6 महीने लगाकर एक किरदार बनाया और ब्रेन टेस्ट में कोई कहता है मुझे इस किरदार पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। मुश्किल सिचुएशन है। बहुत। अगर आपको डर हो कि वो आपकी नौकरी ले सकता है तो आप लड़ेंगे, आप बहस करेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि ये सिर्फ एक ईमानदार राय है तो आप शायद पूछेंगे, ठीक है, बताइए आपको ऐसा क्यों लगा? एग्जैक्टली। और यहीं से असली काम शुरू होता है। और ये डर वाली बात बहुत जरूरी है। स्रोत में डर को क्रिएटिविटी का मूक हत्यारा कहा गया है। बेवकूफ दिखने का डर, किसी सीनियर को चुनौती देने का डर, सबके सामने फेल होने का डर। और पिक्सार ने इसे एक व्यक्तिगत समस्या की तरह नहीं देखा। अच्छा। उन्होंने इसे एक सिस्टमिक प्रॉब्लम माना। इसका इलाज ये नहीं था कि कर्मचारियों को और बहादुर बनो कहा जाए। तो फिर क्या था? इलाज था कि सिस्टम को ही सुरक्षित बनाया जाए। जब एड कैटमुल जैसे लीडर्स खुद अपनी सबसे बड़ी गलतियों के बारे में मीटिंग में खुलकर बात करते थे, तो वो एक संदेश देते थे, यहाँ गलती करना ठीक है, यहाँ फेल होना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। तो असफलता को लेकर उनका नजरिया क्या था? ज्यादातर जगहों पर तो असफलता से बचने की कोशिश की जाती है। पिक्सार ने इस सोच को ही पलट दिया। उनके लिए असफलता कोई जोखिम नहीं थी, बल्कि एक जरूरत थी। जरूरत। उनका लक्ष्य फेल होने से बचना नहीं था, बल्कि जल्दी फेल होना और उससे जल्दी सीखना था। स्रोत में बताया गया है कि हर सफल फिल्म जिसे हम आज देखते हैं उसके पीछे कई असफल वर्जन थे जो पूरी तरह से कूड़ेदान में फेंक दिए गए थे। तो असफलता यहाँ शर्मिंदगी की बात नहीं, वो जानकारी का स्रोत बन जाती है। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है, हंग्री बीस्ट, मतलब भूखा जानवर। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये सफलता का एक क्लासिक जाल है। जब एक कंपनी सफल हो जाती है तो वो एक भूखा जानवर पैदा करती है। जैसे कि शेयरधारकों को और मुनाफा चाहिए, दर्शकों को और फिल्में चाहिए। ये जानवर हमेशा और ज्यादा की मांग करता है और उसे खिलाने के दबाव में कंपनियां अक्सर 2 गलतियां करती हैं। या तो वो जल्दबाजी में औसत दर्जे का काम करने लगती हैं, या फिर वो अपने पुराने सफल फॉर्मूलों को ही दोहराने लगती हैं। बिल्कुल। तो इस जानवर को काबू में कैसे रखा जाए? पिक्सार ने गुणवत्ता को हमेशा गति से ऊपर रखकर इसका मुकाबला किया। उन्होंने उस जानवर को भूखा रहने दिया, बजाय इसके कि उसे कुछ भी खिलाकर शांत कर दिया जाए। मतलब विकास और सफलता आपकी रचनात्मक ईमानदारी की कीमत पर नहीं आने चाहिए। कभी नहीं। आपको उस जानवर को सोच समझकर खिलाना होता है, आंख बंद करके नहीं। तो इस जानवर को काबू में रखना ये तो अपने आप में सफलता से जुड़ी एक समस्या है
और यही सवाल हमें हमारे स्रोतों के दूसरे हिस्से की तरफ ले जाता है। जब आप टॉप पर पहुंच जाएं, तो वहां बने कैसे रहें, आत्मसंतुष्टि से कैसे बचें? हाँ। क्योंकि नए विचारों को बचाना एक बात है और लगातार सफल होने के बाद भी नया सोचने की क्षमता बनाए रखना बिल्कुल दूसरी। स्रोत एक बहुत गहरी बात कहता है। क्या? कि भविष्य की क्रिएटिविटी के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद सफलता ही है। ये तो थोड़ा अजीब लगता है। सफलता खतरा कैसे हो सकती है? क्योंकि सफलता आरामदेह होती है, टीमें सहज हो जाती हैं, वो वही दोहराने लगती हैं जो पहले काम कर चुका है, क्योंकि वो सुरक्षित लगता है, जोखिम लेना बंद हो जाता है और धीरे धीरे एक संगठनात्मक अंधापन आ जाता है। बिल्कुल, आपको अपनी खुद की कमजोरियां दिखनी बंद हो जाती हैं, क्योंकि आप अपनी सफलता की चमक में अंधे हो जाते हैं। तो इस अंधेपन से लड़ने के लिए पिक्सार ने क्या किया? उन्होंने जानबूझकर अपने देखने का नजरिया बदला। उन्होंने अलग अलग टीमों को एक दूसरे के साथ काम करने के लिए मजबूर किया ताकि नए विचार टकराएं। अच्छा। उन्होंने बाहर से लोगों को सलाह के लिए बुलाया, यहां तक कि उन्होंने लीडरशिप की भूमिकाओं को भी बदला, ताकि कोई एक व्यक्ति बहुत ज्यादा सहज न हो जाए। सही पकड़ा। आइडिया ये था कि नई आंखें वो समस्याएं देख सकती हैं जो हमें रोज देखने की आदत की वजह से नहीं दिखती। उन्होंने एक अनमेड फ्यूचर यानी अनदेखे भविष्य के लिए तैयारी करने की भी बात की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप ये अनुमान लगाने की कोशिश ना करें कि भविष्य कैसा होगा, क्योंकि आप हमेशा गलत होंगे। तो फिर क्या करें? इसके बजाय आप एक ऐसी टीम बनाएं जो किसी भी अप्रत्याशित चुनौती के लिए तैयार हो। मतलब कठोर योजनाओं की जगह अनुकूलन क्षमता। बिल्कुल। कठोर लंबी योजनाएं नाजुक होती हैं, वो पहले झटके में टूट जाती हैं, लेकिन अडैप्ट करने की काबिलियत मजबूत होती है। इसीलिए उन्होंने लगातार ट्रेनिंग और नए प्रयोगों में निवेश किया। इसका एक बहुत ही ठोस उदाहरण मुझे पसंद आया, नोट्स डे। हाँ, कंपनी में एक पूरा दिन सिर्फ इस बात पर चर्चा करने के लिए कि क्या काम नहीं कर रहा है। सुनने में तो ये काफी डिप्रेसिंग लगता है, एक पूरा दिन सिर्फ शिकायतों के लिए। हाँ, ये एक शिकायत बॉक्स सेशन में बदल सकता है अगर इसे ठीक से ना किया जाए, लेकिन पिक्सार ने इसे बहुत चालाकी से डिजाइन किया। ये एक रीसेट बटन की तरह था। कैसे? पहली बात, ये हर किसी को, चाहे वो कितना भी जूनियर क्यों ना हो, अपनी आवाज उठाने का मौका देता था। और दूसरी बात, इसका फोकस व्यक्तिगत शिकायतों पर नहीं था। तो फिर किस पर था? उन प्रक्रियाओं और सिस्टम्स पर जो टूट चुके थे या पुराने पड़ गए थे। ये पूछने का मौका था, हम ये काम इस तरह से क्यों करते हैं, क्या कोई बेहतर तरीका है? तो ये एक तरह से कंपनी की सफाई का दिन था, जहां आप उस नौकरशाही की धूल को साफ करते हैं जो धीरे धीरे जमने लगती है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, नौकरशाही। स्रोत कहता है कि पिक्सार नौकरशाही को क्रिएटिविटी का दुश्मन मानता था। उनके यहाँ हर नियम, हर प्रक्रिया को खुद को सही साबित करना पड़ता था। सवाल हमेशा ये होता था, क्या ये चीज क्रिएटिविटी की मदद कर रही है या उसके रास्ते में आ रही है? और अगर जवाब रास्ते में आ रही है होता तो उसे हटा दिया जाता। और यही बात शायद कंपनी के कल्चर यानी संस्कृति पर भी लागू होती है। हाँ, वो कल्चर को किसी पत्थर की लकीर की तरह नहीं देखते थे, वो इसे एक जीवित चीज मानते थे, एक सॉफ्टवेयर की तरह। बिल्कुल, जिसे लगातार अपडेट करने की जरूरत होती है। और ये अपडेट किसी बड़े ऐलान से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के व्यवहार और ईमानदार बातचीत से होता है। हाँ, और नोट्स डे जैसी प्रथाओं से। तो इस सब का नेतृत्व यानी लीडरशिप के लिए क्या मतलब है? स्रोतों का आखिरी हिस्सा इसी पर है। और ये शायद सबसे जरूरी सबक है। पिक्सार के लीडरशिप का मानना था कि उनका असली काम अगली पीढ़ी के लीडर्स का तैयार करना है। अपना साम्राज्य बनाने के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसी विरासत बनाने के बारे में है जो आपके जाने के बाद भी जिंदा रहे। सच्ची सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि आप कितने सफल हैं, बल्कि इस बात से कि आपके जाने के बाद संगठन कितना सफल रहता है। मतलब लीडर का काम है खुद को एक तरह से गैर जरूरी बनाना। हाँ, एक तरह से। हाँ, ये दूसरों को सशक्त बनाने, उन्हें फैसले लेने की हिम्मत देने और सीखने की प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के बारे में है, ताकि इनोवेशन किसी एक जीनियस व्यक्ति पर निर्भर न रहे, बल्कि पूरे सिस्टम का हिस्सा बन जाए। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो पिक्सार की क्रिएटिविटी का राज एक दो भाग वाले सिस्टम में छिपा है। पहला, नए विचारों यानी अगली बेबीज को बचाना, जिसके लिए उन्होंने भरोसा, ब्रेन ट्रस्ट और असफलता को सामान्य बनाने वाला माहौल तैयार किया। और दूसरा, एक बार सफल होने के बाद उसी शिद्दत से आत्मसंतुष्टि से लड़ना। बिल्कुल, इसके लिए उन्होंने जानबूझकर नए दृष्टिकोण खोजे हैं, नोट्स डे जैसे आत्मचिंतन के लिए समय निकाला और अपने कल्चर को एक जीवित बगीचे की तरह संभाला।
हाँ, जिसे लगातार देखभाल की जरूरत होती है। दूसरे हिस्से का एक वाक्य मेरे दिमाग में घर कर गया है। इनोवेशन कोई मंजिल नहीं है, ये एक अनुशासन है जिसका हर दिन अभ्यास करना पड़ता है। ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमारे स्रोत एक ऐसी प्रणाली का वर्णन करते हैं जो गहरे भरोसे और साइकोलॉजिकल सेफ्टी पर बनी है। हाँ, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज की दुनिया में जहां हर कंपनी पर तिमाही नतीजों और तुरंत परिणाम देने का दबाव है, कोई संगठन इन लंबी अवधि की इंसान केंद्रित सिद्धांतों में निवेश करने के लिए धैर्य और हिम्मत कहां से लाएगा? ये एक चुनौती है जो सिर्फ पिक्सार या हॉलीवुड तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस उद्योग के लिए है जो सच में कुछ नया बनाना चाहता है।